अस्सलाम वालेकुम अमान, क्या हाल चाल है? वालेकुम हैदर सुनाओ। यार अमान, आपने कभी दी अराइवल्स देखी है? एक्चुअली यहाँ मैंने 16 साल की उम्र में देखी थी। यस। अच्छा, आई डोंट नो हमारा ऑडियंस जो है उसकी क्या एज ब्रैकेट है, या पर जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, अमान और मैं जब छोटे थे, जब हम स्कूल में होते थे, या तो एक यूट्यूब पे सीरीज़ आई थी दी अराइवल्स के नाम आई से। एक्चुअली आई वांट मैं एक प्रीफेस करना चाहता हूँ। उससे पहले टैड्स आई थी। लेट्स नॉट गेट इनटू द ऑटिस्टिक उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है। टैड सबसे पहले आई थी और टैड्स मैंने तकरीबन 9-10 साल की उम्र में देखी थी। ओके। और उसके बाद फिर ये 12-13 साल का जब हम थे तब द अराइवल्स रिलीज हुई थी। The Arrivals, or The Arrivals was about the arrival of the Dajjal and So was Tads, by the way. So was Tads. It was the arrival of the Dajjal system, and then the arrivals was like about the arrival of the Dajjal, the arrival of Hazrat Isa Isa alayhi salam, the and Mahdi. the Mahdi. इसके completely order को wreck किया, but yeah, sure. और उस टाइम पे इंटरनेट उस अरूज पे नहीं पहुंचा था जिस पे वो आज है, तो मुझे याद है कि लोग YouTube वीडियोस बफर करते हुए घंटे लगते थे, टाइम लगता था, लोग उसको सीडीओ में भर के लाते थे, फिर हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब्स में देख रहे होते थे, फिर आपको एक इतला मिलती थी कि कोई अंकल हैं, उनकी जनाब अमेरिका में जॉब लग रही थी, पर उन्होंने द अराइवल्स देखा और उन्होंने कहा यार मैं कभी उस मुल्क में जा नहीं सकता जो इस तरह का जुल्म और जादू और तूने देखा नहीं वाशिंगटन का जो ग्रिड है वो उस पे बना हुआ ना, वो पेंटाग्राम पे बना हुआ है। और उसके अंदर वो जो अराइवल्स था उसके अंदर इस तरह की बड़ी चीज़ें थी कि जो कार्टून्स हैं उनके अंदर लाइक सब्लिमिनल सेक्सुअल प्रोग्रामिंग है बच्चों के लिए, उसमें हिडन चीज़ें, या वो पहले एक कोई जेनिटेलिया बनाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द वो कार्टून की शक्ल बनाते हैं। और फिर लाइक वो आइकॉनिक जो आई फील लाइक लायन किंग वाला सीन जो है, लायन किंग वाला सीन जहाँ वो सिम्बा सेटल्स ओवर लाइक अ क्लिफ, थोड़ी देर तो डस्ट उड़ती है, इट लाइक gathers in the sky with the stars, और for brief like a brief few frames SEX लिखा होता है आसमान के अंदर। इस तरह की कोई subliminal programming, इस तरह की अजीब चीज़ है। और फिर उससे बहुत चीज़ें थी, Stargates और बट Freemasonry, checkered floors, pyramids, मेन चीज़ उसमें से आई थिंक जो लोगों ने निकाली है वो ये है कि द Illuminatis जो है वो बड़ी एक they be coming them Illuminati boys वो लोगों को अभी भी याद रह जाता है। क्या ख्याल है वैसे ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें, लाइक ये जो आई थिंक कि एक साइड होती है जस्ट एब्सोल्युटली इंसेन कंस्पिरेसीज जो होती हैं कि जनाब which is dominated by actual schizophrenics, हाँ कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो छिपकली हैं असल में वो बाहर से आया लगे वो जेन है या जो ज़ेटा रेटिकुलाई से आए हैं। ज़ेटा रेटिकुलाई सिस्टम जो है ना स्पेस में वहाँ से आए हैं, वो लिजर्ड पीपल हैं और चांद पे बेस है, चांद हॉलो है। अपनी देसी कोई लोकल कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है बड़ी मशहूर कोई है? That is a really good question by the way. What is it? I feel like एक मेरी है at least, and I have discussed with people. फूड पैंडा वाली तो नहीं है तेरी कंस्पिरेसी हो? Eat Away फूड पैंडा वाली? No, that's not a conspiracy, it's just reality. कि Eat Away एक कंपनी थी and then फूड पैंडा ने उसको कैनिबलाइज कर लिया, which is why मैं फूड पैंडा से बैंड हूँ, because you know. या अमानुल्लाह बाय द वे फूड पैंडा से बैंड है बिकॉज उसने एक दफ़ा कस्टमर केयर के साथ बहुत बदतमीजी की थी। यार वो बकवास कर रहा था मेरे साथ। खैर फूड पैंडा प्लीज अनबैन अमानुल्लाह। हैशटैग फ्री द पैंडा। वो आई डोंट नो, वो जो बंदा इस्लामाबाद में आया था, आई डोंट कंप्लीटली फॉरगॉटन हिज नेम, पीपल्स पार्टी का एक पार्टी वर्कर था। यस, जो रेड बुल्स खड़का रहा था और क्लैशनिकोव लेके खड़ा हुआ था, गन्स लेके खड़ा था। अगेन आई एम नॉट इन द नो, आई एम श्योर प्रोबेबली बड़े ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि वो कौन है। हमें बिकॉज हम इन द नो नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम टोटली बस खबरें पढ़ के बता रहे होते हैं, बात अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर रहे होते हैं। आई हैव नो क्लू वो बंदा कौन था। उसके 20 बच्चे थे, वो एक करोला के अंदर था, उसके पास रेड बुल के कैन थे। मलिक मोहम्मद सिकंदर उसका नाम था। ये 2013 में था, इस्लामाबाद हॉस्टेज क्राइसिस अगर कोई चेक करना चाहे तो। उसको किसने टैकल किया था? उसको किसी पार्टी वर्कर ने ही किया यार। नहीं, मिनिस्टर था, हमने था यार, मूडू सा वो ट्रिप ओवर कर गया था। हाँ, कोई ब्यूरोक्रेट था। नहीं, मिनिस्टर था वाकई। सचिदान था। ये किसने टैकल किया था उसको, तुझे याद है? सलमान ने यार उसको किया था। खैर आई मीन तू ढूंढ ले, बट दैट इज समथिंग जो मेरे ख्याल में जमुर्द पत्थर होता है ना, नाम भी होता है हमारे यहाँ। जमुर्द खान कोई फेमस मिनिस्टर है? ही वाज फेमस इनफ।
Ex MD, former chairman of Pakistan Baitul Mal. Yeah. काफी important बंदा है actually. Yeah. But like, why is it कि ex chairman of या जो उस time sitting I don't remember. He was there in negotiations somehow, and then he just like एकदम से वो he thought के Yeah. he would like become a hero, pull a fast one. Absolutely incorrect behavior किया था उसने. He even tripped by the way, properly उसको पकड़ नहीं पाया था. But I think because वो बंदा अच्छा था, जो भी था, was mentally थोड़ा सा इस वक्त अनस्टेबल हुआ था. He didn't intend to shoot anyone, तो उसने नहीं. और फिर मुझे याद है जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था तो उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी खुशी से. What? या पुलिस जो थी वो हवाई फायरिंग करना शुरू हो गई थी. वाकई? हाँ. I mean, it would be easy to say कि पंजाब पुलिस थी, but इस्लामाबाद पुलिस थी, कैपिटल पुलिस तो थोड़ी सी sophisticated थोड़े होनी चाहिए. मोजेस होते हैं वो. Yeah, होनी चाहिए at least on paper. Yeah, at least. I don't think इस तरह aliens. अच्छा wait, but like ये बंदा, ये conspiracy ये है कि बंदा बस गायब हो गया. Where is he? ट्रायल कब हुआ था? I'm sure somebody in the comments can find उसका ट्रायल ऐसे ऐसे हुआ था, but like we were never given a reason for why this happened. शायद उसी की कमेंट आ जाए कि I'm okay guys. Like we were never given a reason for what happened. You know what I mean? Like हमें in the know नहीं रखा गया था कि ये कौन था, क्यों हुआ ये, क्या motivations थी इसकी. पाकिस्तान जैसे मुल्क में I think conspiracy का element होता नहीं है, because everything is sort of a hush job या cover up job. You know what I mean? पाकिस्तान में हाँ ये बड़ा इशू होता है. इस कैंट के अंदर जितने भी फ़कीर हैं वो सारे ISI के एम्प्लॉइज होते हैं. That is actually hilarious. ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है. I've heard it, yeah. कि वो एक फ़कीर होगा, वो टोटल अच्छा उसने हेरोइन की होगी, ठीक है, वो आउट ऑफ हिज माइंड होगा. मैं शाही हूँ इकबाल का. और आपका दोस्त आपको कहेगा वो बंदा जो है ना ऐसा है. देयर से एक कैंट में, लाहौर कैंट में एक हीको वाला बाबा है, फेमस. लाइक ही इज एन ओल्डर जेंटलमैन एंड ही इज वेरी फनी, सिंग सॉन्ग्स एंड लाइक जोक्स बहुत करते हैं. और वो हीको की आइसक्रीम से साइकिल चलाते हैं. Dude, everybody I've ever talked about him to कि ओ यार तुमने वहाँ से बाबा से आइसक्रीम खरीदी? हाँ, लेकिन वो ऐसे का एजेंट है. लेकिन नहीं है यार, वो आइसक्रीम बेचता है. खैर I mean एक हमारा यासिर यहाँ पे एम्प्लॉई होता था, वो मुझे बताता था कि यासिर पिज़्ज़ा हट पे भी होता था. पिज़्ज़ा हट पे होता था. तो वो मुझे कहता था कि एक बांसुरी बंदा बजाता है कैंट में रात के टाइम. कश्मीरी, आई नो, गिरजा चौक में जो है, आई नो हिम, आई सीन हिम सिंस आई वाज अ किड. वो पिंडी साइड का है, कश्मीरी साइड का है. और वो उधर की कश्मीरी बांसुरी बजाता है रात को. हाँ, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ही इज रेगुलर टू. ब्रो ऐसा I've talked to him a couple of times, dude. वो straight up like माड़ा सा बंदा लगता है यार. That's how they fool you ना. इसी तरह तो लोग पकड़ते हैं. Yeah, क्यों पकड़ के क्या करते हैं? Like क्यों पकड़ते हैं किसी को? Like उनमें chips implant करनी होती हैं उन्होंने सर. Like वो बांसुरी बजा रहा था, थोड़ी सी देर के लिए साइड पे देखते तो like उसके अंदर से डार्ट निकलता है उसकी बांसुरी के अंदर से. नहीं, I mean पाकिस्तान में उस तरह से क्रिप्टिड्स, एलियंस, इस तरह की क्रिप्टोजूलॉजी, इस तरह की हमारे यहाँ कंस्पिरेसीज नहीं होती कि वो कम है एग्जिस्ट करती हैं. सो लाइक बलूचिस्तान में कहते हैं कि मम रहता है, वो बहुत बड़ा लाइक ह्यूमनॉइड एप लाइक मैन बीस्ट है, इस तरह की चीजें. जिन वगैरह जो होते हैं. आई फील लाइक हमारे यहाँ सारी जिन स्टोरीज आर व्हाट दिस इज सपोज्ड टू बी, एंड बिकॉज दे जिन स्टोरीज एट बेस्ट, so they're never like taken up in the mainstream as too seriously. They're always taken as light entertainment, like jinn stories. We don't have alien stories. इंडिया में वाले बहुत ज़्यादा एलियन स्टोरीज होती हैं, उनकी न्यूज़ पे भी आती हैं एलियंस के बारे में. स्ट्रेंज, हाँ, लाइक गूफी स्टोरीज, कम्प्लीटली गूफी स्टोरीज उनकी मेन स्ट्रीम न्यूज़ के ऊपर आती हैं. लाइक स्टेडियम में ये देखें एलियन, लाइक, और वो लाइक सर्कल किया हुआ मेन स्ट्रीम न्यूज़ के ऊपर. यस, वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन. मेन स्ट्रीम न्यूज़ के ऊपर एलियंस को बहुत पुश किया जाता है, लाइक एलियन स्टोरीज को. मे बी दे लाइक देम. हमारे इधर भी वो होता है ना, वो जो एक तस्वीर है जो इतनी बड़ी क्रेन होती है और उसके ऊपर लाइक एक बहुत बड़ा कुर्ता है और उस पर लिखा हुआ है क्लॉथ ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. या वो भी उसी कैटेगरी में आता. कंस्पिरेसी के रेल में अगर जाए तो ट्रूली अमेरिकन्स ही हैं उसके किंग्स. आई फील है कंस्पिरेसीज की दुनिया में.
हमारे यहाँ पे वैसे कंस्पिरेसीज हैं बट आई डोंट थिंक हम उनके बारे में बात कर सकते हैं. Yeah, I mean that's the thing. We haven't. हमारी conspiracy theories mainstream नहीं है. They're all like they're very dangerous, high stakes. या खतरनाक conspiracies. Partially, I think also freedom of speech का जो level है ना अमेरिका के अंदर थे उनकी even the most dangerous high level जो conspiracies हैं उनको mainstream में लाया गया और इज्जत दी गई है. मिसाल तौर पे सबसे पीक पे जो एडवर्ड स्नोडन का CIA की विसल ब्लोइंग करना और लीक कर देना कि यार वो कितने मैस लेवल पे सर्वेलेंस कर रहे हैं. हाँ अच्छा एक सेकंड पहले ब्रेक डाउन कर जो लोग घर पे देख रहे हैं. सॉरी, एडवर्ड स्नोडन एक CIA के लिए अपैलेट या अटैच्ड ऑफिसर था जो उनके IT सर्विसेज के अंदर काम करता था. जवान आदमी है, मेरा ख्याल है अगर मेरी 27 से उसकी 34-35 साल उम्र होगी उसकी. हाँ, और हवाई में उसकी पोस्टिंग थी. कुछ सालों से उसके दिल में बहुत मलाल था, डगमग था कि यार ये काम ठीक नहीं हम कर रहे. स्पेसिफिकली ये 9/11 की ही मध्य में वॉर ऑन टेरर के साथ साथ अमेरिकन ने बहुत ज़्यादा अपने स्पाइंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर लिया था. तो एडवर्ड स्नोडन एज ए टेक्निकल ऑफिसर उनके साथ काम करता था, तो इसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस थी. और ये जो एक इदारे के साथ काम करता था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के साथ स्पेसिफिकली. तो इसके पास वो ऑल पर्पस सिक्योरिटी क्लियरेंस थी जिसके ज़रिए ये इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन करवाता था. यानी मिसाल तौर पे अगर हैदर जो है वो हेड ऑफ CIA है और सलमान जो है वो हेड ऑफ NSA है, तो जब इन्होंने कम्युनिकेट करना है कि यार तुम अपनी वो वाली डेटा फाइल और तुम अपनी वो वाली डेटा फाइल लाओ, तो ऑब्वियसली ये तो मैनेजर्स हैं, इनको तो नहीं पता कि वो कहाँ लोकेट. तो वो जो अफसर जो टेक्निकल ऑफिसर जो ये काम करता था वो ये था. इसकी वजह से ही सॉ लॉट ऑफ द डेटा, ड्रोन स्ट्राइक्स के ऊपर सर्वेलेंस. इसका स्पेसिफिक जो एक्सपर्टीज़ थी वो इंटरनेट और सर्वेलेंस और ये सेलफोन बेस्ड सर्वेलेंस के ऊपर थी. इसने फिर वो लीक किया मीडिया. मगर उसकी एक्सटेंट भी कितनी खौफनाक थी कि वो कह रहा था कि कोई भी आम बंदा जो अपने घर में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ने ऐसी क्लियरेंस ले ली थी कि किसी भी वक्त वो आपके फ़ोन का कैमरा ऑन करके चाहे फ़ोन आपकी ऑडियो ऑन कर सकते हैं, वो सारी आपकी यानी वो आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं. कहा था कि जो IMSI कैचर होता है ना, जो IMEI कैचर होता है जो सिम के साथ अटैच होता है, ये कॉन्स्टेंटली उसने कहा था चीख मार रहा होता है, कॉन्स्टेंटली शोर मचा रहा होता है कि कोई मेरे करीब है, कोई मेरे करीब है. सेलफोन टावर को बेसिकली पुकार रहा होता है. दैट इज़ हाउ. उसमें बड़ी फैसिनेटिंग बात जिसने कहा आप सोचते नहीं हैं जब आपको मैसेज आता है तो आपकी स्क्रीन क्यों ऑन हो जाती है. उसको कैसे कम्युनिकेशन हुई है इमीडिएटली IMSI कैचर के जरिए. फिर एज लॉन्ग एज ये एक्टिवेटेड और इसके पीछे अंदर बैटरी है, ही आर्ग्यूड के वन ऑफ द मेन रीजंस कि अब स्मार्टफोन्स के पीछे बैटरी नहीं रिमूव हो सकती इज के दिस पुश फॉर ऑन, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली वो जियो लोकेट कर रहा है, जियो मैप कर रहा है, आपका डेटा कॉन्स्टेंटली स्ट्रीम कर रहा है वो. फिर जो दूसरा कानून उन्होंने पास किया था अमेरिकन ने, वो ये था कि जो प्राइवेट कंपनीज करवा के दे रही है, ऑब्वियसली AT&T और सारी कंपनियाँ ही करवा के दे रही थी, सब पाकिस्तान में टेलनॉर, जैज़ मोबलिंग वगैरह हैं, वही हुकूमत को हेल्प कर रही थी सर्वेलेंस के अंदर. दे वर नॉट लीगली लायबल. ये कानून था, तो कहते मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया था वन ऑफ द फ्यू मोमेंट्स. इसके बाद फिर ये बेचारा रशिया भाग गया. इसने जब लीक किया मजबूरी से भागा. पहले ये एक्वाडोर जाना चाह रहा था बट अमेरिकन ने इसकी रीराउट करवा दी इसकी डायरेक्शन, एंड ही इवेंचुअली सेटल्ड इन रशिया. वहाँ पे इसकी वो परमानेंट रेजिडेंसी है, जितना इकामा होता है 3 साल के बाद रिन्यू होता है उसका वो, और लेक्चरिंग करता है और इस तरह अपने आमदनी चलाता है. तो एडवर्ड स्नोडन एक्चुअली काफ़ी बड़ा देखा जाए तो उनका एक हीरो है जिसने आम बंदे की राइट्स के लिए. बात में फ़र्क बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में उसको आम लोग हीरो मानते हैं. ठीक है, पॉलिटिशियंस चाहे जितना मर्जी कहें, जर्नल उनके कहें, उनके जजेस कहें, आम बंदा कहता है ये हमारा हीरो है, इसने हमें ये हकीकत से आशना किया, इस हकीकत से कि हमें कॉन्स्टेंटली सर्वेल किया जा रहा था, बोथ हियर एंड फॉरेन अमेरिकन सिटीजन अब्रॉड. उसके अलावा फ़ॉरेन लोग जो अमेरिकन नहीं हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही थी वॉर ऑन टेरर की मद में, उनकी प्राइवेसी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, उसकी अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना जब उसने कुर्बानी दे के ख़त्म कर दी. देखो आप अगर उसने गेन के लिए किया होता ना तो वो डेटा बेचता. ही डिड नॉट सेल डेटा. उसने जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स को दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया और 1-2 बड़े हेरल्ड वगैरह को दिया, मेरे ख्याल वॉशिंगटन पोस्ट को दिया, अंडर दी कंडीशंस के वो वही डेटा पोस्ट करेंगे जो लीगली नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ नहीं है. यानी उसने अपनी कौम का नुकसान भी नहीं होने दिया.
वो कहता है मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिका के लिए ही, और मैं बिलीव करता हूँ कुछ स्पाइंग लीगल भी होती है कि आपने दुश्मन पे स्पाई वगैरह करना होता है, लेकिन अवाम पे इस तरह करके क्या करना है। और उसने हर एंगल से अप्रोच किया कि मॉरली गलत है, प्रैक्टिकली इनफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म नुकसान कितने हैं इसके, और मुल्कों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, सब उसने एस्पेक्ट्स को कवर किया। ऐसे नहीं कि उसने अपनी कोई ख्वाहिश में आके, वो भी बड़ा तगड़े मिलिट्री और इंटेलिजेंस बैकग्राउंड की फैमिली का बंदा था। खुद आर्मी में भी उसने ज्वाइनिंग दी थी, बट उसकी टांगों में उसकी दोनों जो टिब्यूलाज हैं वो फ्रैक्चर हो गई थी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान। तो इसको जो नहीं थे, जो स्प्लिंट्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे माइक्रो फ्रैक्चर्स बहुत लंबे इसके टिबिया के अंदर डेवलप हो गए थे। डॉक्टर साहब, और अगली इसकी जो थी ट्रेनिंग वो बेस जंपिंग थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम बेसिकली टांगे परमानेंटली तुड़वा लोगे। तो फिर ये टेक्निकल काम में ये टेक्निकल लीव पे, ये मेडिकल लीव पे फिर डिस्चार्ज हो गया, और फिर ये टेक्निकल साइड पे आ गया। ऑब्वियसली कहते हैं मेरी शुरू से हमेशा से कंप्यूटर्स की तरफ एफिनिटी थी भी, और ये रीज़न है अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच का कल्चर। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी कोड एंड कोड थी विच प्रूव टू बी ट्रू, यानी कि बहुत अरसे से ना लोग ये सोच रहे थे, ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि यार हुकूमत जो है वो हम पे स्पाई कर रही है, और हुकूमत 20-30 साल से बात हो रही थी, और इसको डिनाई किया जा रहा था कि यार नहीं, हुकूमत नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसा कोई सीन। लैंडलाइन के ज़माने में जो गैंगस्टर्स थे अमेरिकन, न्यूयॉर्क में मॉबस्टर्स और इस तरह, वो टेलीफोन के करीब बात नहीं करते थे। ये उनमें बड़े, आपको फिल्मों में कभी दिखाते होते हैं वो कि वायर होगी तो टैप होगा तो फलाना। उस ज़माने में फिजिकली फ़ोन लाइन को वो हैक किया करते थे, यानी फिजिकली उसमें कुछ और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के उसको, यानी आपके बाहर जो फ़ोन लाइन लगी होती घर के या किसी मोहल्ले के एरिया में, वो एट दैट टाइम बिकॉज FBI तो बन चुकी हुई थी ना। जॉन एडगर हूवर नाम है उसका, जॉन एडगर हूवर FBI बनाई थी। बड़े वो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनिशियली बनी थी अमेरिका में, OSS जो CIA की प्रीडिकर्सर है, उसने बहुत ज़्यादा कुछ नाटसी सीखा था, जर्मन, यानी जो नाटसीज थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। FBI ने बहुत ज़्यादा कुछ क्रिमिनल मॉब से सीखा था, जूइश माफिया से, इटालियन माफिया से, क्यूबन माफिया से, क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ ऑपरेट कर रही थी। और अगर आप आज भी वर्किंग देखें दुनिया में, बड़ी बड़ी एजेंसियों का जो इंटेलिजेंस की हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करती हैं बेसिकली, कि दे आर अबव द लॉ एंड कोई राउंड अबाउट वे में दे आर सर्विंग द स्टेट, यानी उनका एब्सोल्यूट गोल इन सम वे और द अदर इज द स्टेट, और उसको अचीव करने के लिए एनीवन एंड एवरीवन इज गेम। तो बड़ी बीमार सोच है, और मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी एक वन ऑफ द मोर सिक एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी जो है वो ये है। ऑब्वियसली एस्पियोनाज हमेशा एग्जिस्ट करता था, बट टेलीकम्युनिकेशंस ने उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गया, उसको ICT टेक्नोलॉजी उसको बहुत गलत डायरेक्शन में ले गई है, लोगों की प्राइवेसीज। और यहाँ पे भी उसका कल्चर है। यहाँ आई थिंक कंस्पिरेसी एलिमेंट डेवलप नहीं होता बिकॉज हमारी कौम ऑडियो लीक या वीडियो लीक से आगे ही नहीं निकलती। ओ मुफ्ती साहब की टेप आ गई, लौंडेबाजी कर रहे हुए, हाँ ही इज़ ए क्रिमिनल, ये बहुत सिक बात है। बट आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, जिसने इसकी प्राइवेसी को लीक किया है, कौन ऑर्केस्ट्रेट करवा रहा है इसको? हु इज़ द बेनिफिशियरी? सिविल लीडरशिप। उसने एक बड़ी एडवर्ड स्नोडन ने बड़ी फैसिनेटिंग बात की थी यार, मुझे बड़ी क्लिक की है। उसने कहा था कि ओबामा जब कैंपेन कर रहा था तो वो बड़ी बातें करता था कि मैं अनजस्टिफाइड वॉर्स को ख़त्म करूँगा, मैं ड्रोन स्ट्राइक्स को एंड सो ऑन। कहते जब ताकत में आया तो आपके सामने ओबामा ने क्या किया, कितनी टेंस ऑफ मल्टीपल से ड्रोन स्ट्राइक बढ़ा दी, जंग एक्सटेंड कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने कहा है कि जब पहले होते हैं ना हुकूमत से, तो अपरेटस जो है ना, इस इतना जालिम और ख़तरनाक अपरेटस जो है एस्पियोनाज का और जंग का, कहता है उससे वो इज्तनाब कर रहे होते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो हर गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसको एक्सप्लॉइट कर लूँ अपने यूज़ के लिए, यानी दे माइट बी मॉरली और प्रिंसिपली अपोज टू सच एन अपरेटस। यानी एक डिबेट है ना कि न्यूक्लियर वेपन्स या ड्रोन्स या कोई इस तरह की ख़तरनाक किस्म की जो इंटेलिजेंस की सॉफ्टवेयर, जैसा पेगासस था जो फ़ोन में घुस के वो करता था, मोबाइल सॉफ्टवेयर इसराइल का जो था, क्या ये मॉरल भी है कि नहीं? पेगासस क्या था? पेगासस एक सॉफ्टवेयर था जो इसराइली ब्लिंक 182 तो बैंड है, यूनिट 8200 एक यूनिट है इसराइल की इंटेलिजेंस का, फ़ौज की यूनिट है जो बाद में इंटेलिजेंस में पहुंच जाते हैं मोसाड में।
और उसके बाद वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस बना देते हैं, यानी द मोमेंट टू रिटायर वो टेक कंपनीज बना लेते हैं और वो कहते हैं कि वी आर सर्विंग एज वी हैव बीन सर्विंग इन द यूनिट। वैसे ही है हमारा ये काम। और ये इनको मजाक से इन कंपनीज को 2-3 वॉल स्ट्रीट पे भी ऑपरेट करती हैं, इनको मोसैड ऑफ वॉल स्ट्रीट, CIA ऑफ वॉल स्ट्रीट, इस तरह की ना ये अजीब अजीब टेक कंपनी होती हैं, स्पाइंग एस्पियोनाज करती हैं, स्पूक्स जो होते हैं बेसिकली, इनको स्पूक्स कहते हैं। स्पूक्स बाय द वे एक टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब जो एक्स या करंट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं जो फिर दे आर प्रीटी मच मर्सनरीज, सोल्जर्स फॉर हायर बेसिकली। एस्पियोनाज करो मेरे लिए, ये कॉर्पोरेट तुम शरारत शनैनिगन करवा के दो, वहाँ से उसकी टेप लीक करवाओ, ये सब लाइक रेमंड डेविस टाइप कैरेक्टर्स। रेमंड डेविस ब्लैक वाटर के लिए जो काम करता था। रेमंड डेविस वाज मोर ऑफ अ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, तो पाकिस्तान में फसाद मचाने आया हुआ था। बट स्पूक्स ज़्यादातर इवन यू नो मैरिटल अफेयर्स में इसकी सेक्स टेप लीक कर दो, उसकी यू नो उसकी अल्कोहल प्रॉब्लम है उसको एक्सपोज कर दो, वो इवन इतने पैटी चीज़ों के अंदर भी होते हैं। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा खतरनाक होता है। They have no laws in the UN to adjudicate about PMCs, private military corporations or any tech. But इनका तो मसला है तो टेक कंपनीज हैं, they not even act as military but they do much of the same. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था Pegasus was a fish hook type malware था कि आपको वो मैं मैसेज भेजता हूँ तो आपके जब मैंने मैसेज भेज दिया ना आपने क्लिक कर देना तो फिर आपका वो सारा फ़ोन, जेफ बेजोस का ऐसे फ़ोन हैक हुआ था। अच्छा, सऊदी प्रिंस ने उसको मैसेज भेजा था, उसके अंदर पेगासस था। वाकई? यस, MBS ने भेजा था। MBS काफ़ी आराम ही निकला यार। नहीं, बट MBS वाज नॉट यानी यूजिंग इट। ओ अच्छा, हिज फोन वाज हैक्ड बाय पेगासस। इमरान खान का फोन है पेगासस था। इंडिया के काफ़ी बड़े मिनिस्टरों के फ़ोन निकले हैं। रियली? ये बड़ा स्कैंडल होता। पाकिस्तान में यार दब जाते हैं, कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है यार। हमारी कौम को फॉरेन पॉलिसी में, हमारी कौम से मुंह से कभी तूने फॉरेन पॉलिसी का कोई सुना है यार? वो बिलावल भुट्टो बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी यार, नाम ले यार, बिलावल भुट्टो यार, वो बिलावल भुट्टो अफगानिस्तान नहीं गया, वहाँ जाके वहाँ अरबानी खार को भेजा हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पे ख्वाजा आसिफ वो जो है तालिबान जो है उनसे हमारी बात होगी है, वो कह रहे हैं कि रायत असला अच्छी हमें। ये क्या है यार, ये फॉरेन पॉलिसी बन रही है मुल्क पर। यार वो इंडियन कॉमेडियन के शो पे आया था यार, वो द डेली शो। हाँ, वाकई में सायन ऑफ मोरालिटी। उधर उससे जाके कहा था गाइस 1/2 of the country have been flooded. Guys, let girls learn. Let learn education होगी, girls education होगी, girls education. Yeah. My country is flooded. I have to go back. यार I would like to invite बिलावल भुट्टो साहब कि वो किसी दिन टाइम निकाल के आए हमारी पॉडकास्ट पे बैठे। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। We love you, sir. Yes. You are a great man, sir. तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के अंदर, जिस किस्म की इंटरफेरेंस, जैसे प्रिंसिपल मॉरल डिबेट ना, इज इट अप्रोप्रिएट के गवर्नमेंट्स इस तरह के स्टांसेस लेती हैं? इज इट अप्रोप्रिएट कि गवर्नमेंट इस तरह की प्राइवेसी? एंड आई नो, मुझे अनफॉर्चुनेटली पता है कि मेरी पाकिस्तानी इमाम ने, जो मेरे भाई बहन हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, उन्होंने सब ने कहना है यार अगर कुछ छुपाने को है नहीं तो फिर तो डर क्यों है तुझे है? अगर कोई कुछ बूमर्स ने इंस्टिल कर दी है नॉनसेंस लोगों के अंदर कि प्राइवेसी को भला ही नहीं है। हालांकि शरीयत में उसका कितना ऊंचा मुकाम है प्राइवेसी का, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्लस ये मैट बावर और ये 24 और इस तरह के जो क्रिमिनल शोज हैं ना, क्रिमिनल ऑनलाइन, इन्होंने इंस्टिल कर दिया औरतों के अंदर और बच्चों के अंदर एक मसला कि देयर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। टिकिंग टाइम बॉम्ब, द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉन्सेप्ट कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और वो कहीं भी किसी भी वक्त न्यूयॉर्क में फट सकता है या लाहौर में या व्हाटएवर, और हमारे जांबाज दे हैव टू, यार उंगली तोड़नी पड़ी उसको बंदे की, ये टू टॉर्चर हिम, गॉड डैम इट। तो उसकी ही मद के अंदर I had to invade his privacy and look at his nude pictures. I had to, sir, it was for the country. This kind of retarded thinking, you know, unfortunately, Pakistan, में, India, anywhere, honestly, India or कहीं भी हो, for some reason, the masses, they will always go for like this kind of like completely थॉटलेस, एक ना सोचो थॉटलेस अप्रोच होती है ना, जो एक कि हाँ ठीक है ना, हुकूमत है ना यार, टेररिस्ट को पकड़ना है ना, वो कौन से टेररिस्ट? आप मुझे टेंजिबली एविडेंस ला के दिखाएं।
एडवर्ड भी ये कहता है कि आपने कभी को टेररिस्ट प्लॉट फ्लॉयल किया हो, गुआंतानामो से कोई टेंजिबल यूजेबल एविडेंस नहीं निकली कभी, कोई लीक नहीं मिली उनको, टिप नहीं मिली वहाँ से। अंडर ड्यूरेस झूठ बोलते हैं लोग, हर चीज़ बोल देते हैं कि हाँ हाँ बॉम्ब है, हाँ हाँ उधर जहाज़ है, हाँ उधर वो है, वो सब बता देंगे और वो सब कुछ सच झूठ होगा, बिकॉज दिल से व्हाटएवर यू वांट टू हियर। अंडर ड्यूरेस या अंडर टॉर्चर कौन को सच बोलेगा? बगराम से कौन सी कोई, या अबू गरेब से कभी कौन सी कोई सच्ची बात निकली है कि वो इतना बड़ा उन्होंने 9/11 रोक दिया उन्होंने या 9/11 रोका उन्होंने? सब बकवास है यार। ये प्रोग्राम्स इनके मनोरंजन के लिए सारे ये यूज़ होते हैं। ओके इसका इनफैक्ट इस आर्ग्यूमेंट को बैकअप करने के लिए आई थिंक एक अच्छा एग्जांपल जो है वो जेफरी एप्स्टीन है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जेफरी एप्स्टीन का जिन लोगों को नहीं पता उनको प्लीज़ एक दफ़ा तारुफ करवा दें। जेफरी एप्स्टीन एक मैथ्स टीचर थे और वन ऑफ द जॉब्स दैट ही डिड, जेफरी एप्स्टीन इज़ एक तो फेस वैल्यू उसकी जो असेसमेंट है वो ये है कि जेफरी एप्स्टीन वाज अ मैथ टीचर, वहाँ से वो एक एलीट कॉलेज ड्रॉप आउट और एक एलीट बॉयज़ स्कूल में न्यूयॉर्क में मैथ्स पढ़ा रहा था और वहाँ से उसका कुछ एक्सेस बना इनटू द फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड ही गॉट हिज बिग ब्रेक वॉल स्ट्रीट पे बाय हैंडलिंग द अकाउंट्स ऑफ सेड वन इंडिविजुअल लेस्ली वेक्सनर, उसको लेक्स वेक्सनर भी कहते हैं। वो विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक है। विक्टोरिया सीक्रेट के बारे में मेरा ख्याल है हमारे सारे नौजवान को पता होगा। he is a ex Jewish mafia. Again, there was a thing called the Jewish mafia. I'm not even making it up. न्यूयॉर्क में ऑपरेट करती थी alongside the Italian mafia. competitors थे. He was a high ranking member back in the day और बहुत बड़ा खिलाड़ी था वॉल स्ट्रीट पे और कारोबारी बिलियनियर। उसके पहला बड़ा अकाउंट इसने संभाला था तो ही बिकम्स रिच, he starts to handle bigger and bigger financial accounts, लोगों के पोर्टफोलियो संभालने लगता है and eventually you know he breaks into this high society cream of the crop और ये जो you know like this aristocrat जो क्लास होती है, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं बड़े बड़े अमेरिका के और यूरोप के, बिकॉज अमेरिका एंड यूरोप सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप एटलीस्ट इंटरचेंजेबल सी उनकी कॉर्पोरेट और एरिस्टोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ कल्चर है। वहाँ इसका तारुफ होता है गिलेन मैक्सवेल के साथ, या जिज़लेन या गिज़लेन, इसके 3-4 तरीके से नाम प्रोनाउंस होते हैं। गिलेन मैक्सवेल एक ख़ातून है और वो एक मशहूर यूके के सोशलाइट की बेटी हैं। इनके वालिद का नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल और ये जो है इनकी बहनें भी हैं और कुछ भाई भी हैं, 7-8 बहन भाई हैं और कोई बहन भाई डेल कंप्यूटर्स में है, कोई मैजेलन बना रहा है, जब बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर वो था, सर्च इंजन था बिफोर गूगल। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक इसकी बहन लेक्चरर भी है बहुत बड़ी, वो एक वेल कनेक्टेड फैमिली से था। जो वालिद है इनका, ये रॉबर्ट मैक्सवेल जो आदमी है, ये एक इसराइल का स्पाई था, प्री इसराइल बीइंग फॉर्म्ड। ये एक ज़ायोनिस्ट लॉबी थी यूरोप के अंदर जो इसराइल की फॉर्मेशन को पुश फॉरवर्ड कर रहे थे। मोसाड टाइप बंदा, मोसाड था। ही गॉट अ स्टेट फ्यूनरल इवन दो यूके में एक बिजनेसमैन था। ऑन पेपर ही वाज अ टैबलॉइड ओनर, वेरी फेमस टैबलॉइड चलाता था यूके का। और इसका बहुत बड़ा सेविंग्स एंड लोन्स का स्कैंडल हुआ था कि इसने जो सेविंग्स और लोन्स थे इसके एम्प्लॉयज़ के, वो इसने ऑब्फिस्केट करके कहीं और पैसे लगा दिए हुए थे। पर ये जो भी काम कर रहा था वो इतना सिग्निफिकेंट था कि इजराइल की स्टेट ने उसका जनाजा करवाया। एक तो इसराइल ने उसको मरवाया भी था बिकॉज ही ओड देम मनी। अच्छा। एंड इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, द इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स खासतौर पर जो होते हैं, दे आर इन अ वेरी लूज रिलेशनशिप विद द स्टेट और स्टेट इंटेलिजेंस अपरेटस। तो और वो रिलेशनशिप, अगेन आई टोल्ड यू, द क्राइम फैमिलीज बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो पैसे की बुनियाद पर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होता है। तो आई थिंक ही ओड देम सम मनी एंड एट सम पॉइंट इन हिज करियर दे, ये अपनी याट पे था एंड दे किल्ड हिम समुद्र में डुबा के। बट दे स्टिल गेव हिम अ स्टेट फ्यूनरल बिकॉज ही वॉज अ स्टेट हीरो। वहाँ पे एरियल शेरॉन ने कहा था, दी एरियल शेरॉन, कि तुम्हारी जो खिदमात है ना टू इसराइल, वी कांट इवन यू नो। एरियल शेरॉन कौन है? एरियल शेरॉन वॉज द लीडर ऑफ इसराइल एट दैट टाइम, द
PM or president, I'm forgetting, but very famous character Ariel Sharon. Robert Maxwell was a big shaitan, very fond of women. नहीं, prostitutes बकायदा, paid women, और बदकार था बहुत बड़ा, और उसने हनी ट्रैप और हनी पॉट ऑपरेशन को सॉर्ट ऑफ इनिशिएट किया था, बड़ी बड़ी पार्टीज देना और अमीर लोगों को बुलाना और करना ये वो। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी फैमिली भी आगे बाय एक्सटेंशन एक एरिस्टोक्रेटिक शादियाँ हों उनकी और बड़े बड़े एलीट में वो ब्रेक इन कर सकें। गिलेन सीम्स टू बी द वन जिसने टेक अप किया इस मेंटल को अपने वाले। आई एम श्योर बाकी से भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, बट गिलेन वॉज द फेस ऑफ इट। इन्होंने फिर न्यूयॉर्क में ना लेस्ली वेक्सनर से, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन गए, इनका बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप था। बट इट सीम्स क्वाइट क्लियर कि एप्स्टीन हिमसेल्फ, गिलेन, दे वर ऑल वर्किंग फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगेन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पैसों का रिलेशनशिप है, कभी CIA के लिए काम कर लिया, कभी MI5 के लिए कर लिया, बुनियादी तौर पे इनका काम क्या था, इसराइल के लिए, मोसाद के लिए कर लिया। इनका बुनियादी तौर पे काम ये था कि साइंसदान, पब्लिक फिगर्स, अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस और जर्नैलों को और एलीट लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना विद सेक्सुअल कॉन्ट्राबैंड। यानी उनके बारे में अगेन वेस्टर्न माशरे के अंदर जिनसी ताल्लुकात रखना शादी के बाहर क्राइम नहीं है, ममनू भी नहीं है, लुक फ्राउंड अपॉन चीज़ है, मकरूह चीज़ है कि ज़रा ताज्जुब की चीज़ है कि यार, बट आपका करियर अफेक्ट नहीं होता उससे। पर उसको क्राइम बनाने के लिए बहुत आगे पुश करना, बड़ी खौफनाक एलिमेंट को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो ये था कि वो अंडर एज लड़कियों का और लड़कों का बहुत बड़ा ट्रैफिकिंग रिंग चला रहे थे पूरी दुनिया के थ्रू आउट। और इसमें अजम्पशन ये जो ऑन पेपर बातें पता है वो कई हज़ार बच्चे थे, अजम्पशन ये है कि इट कुड बी अपवर्ड्स टू लैक्स प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरह इस मामले में उन्होंने 3-4 जगह बनाई हुई थी। एक उनका टेक्सास के अंदर रैंच था बहुत बड़ा, एक एरिजोना टेक्सास में था, एक न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा इसका पेंट हाउस है, जो मतलब पेंट हाउस नहीं, बिल्डिंग है पूरी, सॉरी 52 फ्लोर्स की है समथिंग, 52 रूम्स उसमें, एकदम कार्टूनिश, वो उन्होंने वेक्सनर से ख़रीदा हुआ था। और एक तीसरा ऑफ कोर्स द फेमस एप्स्टीन आइलैंड, जिसके ऊपर एक टेंपल बना हुआ था इसराइली कलर्स के अंदर, फ्लैग के कलर्स में, हर चीज़ इसराइल के फ्लैग के कलर्स में थीम में थी, वाइट और ब्लू वाले में, वेरी ऑड। और वो टेंपल से भी बना हुआ था जहाँ पे वो सारे रिचुअल्स किया करते थे पार्टीज़ के सेंटर पे वो। और कल्ट बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर, इनकी गोरों की और इनकी क्राइम फैमिलीज के अंदर भी। तूने नोट किया कल्ट बिहेवियर? हाँ, सुपरस्टिशियस कल्ट बिहेवियर, जादू और रिचुअल्स, टोने करना। इवन आप अल्लाह माफ़ करे अपने सियासतदानों को देखो, दे आर ऑब्सेस्ड विद इट। पीर, फ़कीर, तावीज़, टोना। ज़रदारी साहब के बारे में तो कहते थे कि कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी कि रोज़ पता नहीं कौन से कलर का बकरा उन्होंने वही एवरी डे उसे बहुत था। हाँ, व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। वुड यू से ये एक लोकल कंस्पिरेसी थ्योरी है? यार अगेन they're so weak that they're not even worth discussing. हमारे कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, हमारे यहाँ ड्राइंग रूम टॉक होती है। that's the extent of our conspiracy talk. अमेरिका में तो किताबें लिखते हैं, वो बहस करते हैं, एविडेंस गैदरिंग करते हैं, और यार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट्स आप जमा करा सकते हैं, और वहाँ ज़रा आज़ादी राय की वजह से, और प्लस आई थिंक वहाँ कम्पीटिंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेट के अंदर। तो जो एक एलिमेंट दूसरे से मुकाबला करना चाहता था तो वो नीचे एक बंदे को चल भी तो 10 वो डेटा लीक कर देता उन्हें, 10 उन्होंने की किया है, CIA ने की किया, FBI ने की किया। दैट सॉर्ट ऑफ आई थिंक थिंग इज गोइंग ऑन। यहाँ पे आई फील लाइक स्टेट अपरेटस बहुत ट्राइबली लिंक्ड होता है। इट्स नॉट कम्पीटिंग इंटरेस्ट, इट्स मोर लाइक ट्राइबल अफिलिएशंस। तो it's not like one trying to fight with the other. This is the first time in my life at least मैंने physically witness किया, Yeah. What about जो जैसा फातिमा भुट्टो एक कुछ claims make करती है, you think वो भी conspiracy के अंदर? About her brothers and them being murdered, all of them? Yeah, sure. There's a conspiracy. फातिमा जिन्ना के बारे में, कायदे आज़म के बारे में, these are conspiracies. But पाकिस्तान में they're not off discussed. They're not well researched. यहाँ पे at the level of arrivals and maybe slightly above, उस लेवल की ही स्टारगेट, गुलबर्ग में MM आलम पे स्टारगेट खुल गया है, अच्छा, बट एनीवे सो हम बात कर रहे थे। एक्चुअली हकीकत TV is a conspiracy channel. हकीकत TV? Yes, YouTube. वाकई? That's a conspiracy channel.
or at least something akin to it. बट लाइक वो भी यही जादू Sometimes no, but talks about like a lot about like हमारी political जो games हो रही होती हैं. Yeah. I think cricket TV establishment है, my honest opinion, but ब्रो ये तो तू कह नहीं सकता पॉडकास्ट के ऊपर. yeah, वाकई कह सकता है. I feel like कह सकते हैं. I mean like चल अब तो हमने कह दिए, अब देखा जाएगा. बट हम खैर बात कर रहे थे अबाउट ये जेफरी एप्स्टीन ने किस तरीके से एक पूरी रिंग बनाई. हाँ, वेरी टेरिफाइंग. अल्लाह माफ़ करे, बहुत हज़ारों बच्चों के साथ ये जुल्म हुआ. अच्छा अब इसके अंदर बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बड़े मशहूर लोग इन्वॉल्व हैं. बिल क्लिंटन जो सदर रहा है अमेरिका का, जो नॉन फिलेंडर था, बेहुदा आदमी था. बिल गेट्स, जिसको यहाँ पे तो मेरा ख्याल है एवरी बूमर लाइक्स टू यू नो. बिल गेट्स की बेटी एक दफ़ा रेस्टोरेंट गई, लेकिन जब बूमर ये शुरू होता ना तो मांग क्यों नहीं किया अब तक, जायदाद बांट दे. एक दफ़ा बिल गेट्स से पूछा हु इज़ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन. ओह यस. और वो एक मैंने इंडिया में देखा था, एक बड़ा फनी कॉमेडियन इंडियन कहता है कि यार कि वो कहते हैं कि बिल गेट्स की जेब से अगर $100 गिर जाए ना तो वो नीचे झुक के उठाएगा नहीं, कुछ ज़्यादा टाइम उसको लगेगा उसको यू नो व्हाटएवर उठाने में. जितनी देर में वो उठाएगा उतनी देर उसने कमा लिया होगा. वो कहता है वो गिरा ही जा रहा है, हम सारा ढूंढ रहे कहाँ गिरा रहा है. यू नो ये जो एक इंडिया पाकिस्तान में ऑब्सेशन है ना उसके लाइक बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इनकी पूजा कर लो. यू नो मासूम लोग हैं यार. बिल गेट्स वेंट टू द आइलैंड मल्टीपल टाइम्स. इनफैक्ट व्हाट लीक्ड फ्रॉम बिल्स ओन वाइफ, जहाँ बाद में डिवोर्स हो गई थी, इसके वो लॉबी कर रहा था बिल गेट्स को कि तुझे मैं नोबेल प्राइज़ दिलवाऊंगा. अच्छा हाँ, वो उसके कनेक्शंस थी. तो ये आपको औकात ही पता लग जाना चाहिए नोबेल प्राइज़ की, ऑस्कर्स की, इन चीज़ों की क्या औकात होती है. आई फील लाइक पाकिस्तानी लिबरल्स बड़े शैतानी करते हैं कि वो पर्दा नहीं फाश करते इस दुनिया का. सही हो नहीं वो है ना यार. हाँ, हमारी पाकिस्तानी लड़की को ऑस्कर मिला है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, इसमें आपको फख्र होना चाहिए. आपको नहीं पता ये चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं. राइट. एंड द असम्पशन इज कि यार वैसे भी आप अगर डे टू डे लाइफ में देख लो, ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है. ओबामा को नोबेल पीस के हाथों पे हज़ारों लाखों इंसानों का खून है. ऐसा ही है. इनफैक्ट ही हैज इवन किल्ड अमेरिकन सिटीजंस with his own hands. No, don't strike say. Specifically Anwar al-Awlaki. Anwar al-Awlaki was a Yemeni American. Him and his son were both killed in drone strike. Yemen में. Yemen, American citizen में थे लेकिन. He has even Americans को सोचना चाहिए कि you know अगर आप सुन रहे हैं Americans उर्दू के अंदर. But my point is कि this idea that you know it's Oscar. He honored the Oscar. We love Oscar. यार ये क्या कमेटियाँ होती हैं, सबको पता है. नोबेल लॉरिएट्स जो होते हैं और जिनको मिला है, जिन्होंने दिलवाया हुआ है. स्टीफन हॉकिंग, अब्बू हमारे लिबरल्स का, वो भी स्टीफन हॉकिंग जी, वो भी आइलैंड के ऊपर जाता था. स्टीफन हॉकिंग, ये पिंकरमन जो प्रोफेसर है एक बड़ा फिजिक्स का, हाँ स्टीफन पिंकरमन, वो नाम ले तो बंदों के मतलब दुनिया जान के बंदे को आइलैंड पे ले जाके उसने, जो पीक था उसका आई थिंक प्रिंस एल्बर्ट था. हाँ प्रिंस एल्बर्ट. इज नेम प्रिंस एल्बर्ट? यू मीन प्रिंस एंड्रू? प्रिंस एंड्रू वाज उसकी तो फोटो भी है उसके साथ वर्जीनिया गुफरे के साथ. वर्जीनिया गुफरी जो वो छोटी बच्ची थी ब्लॉन्ड वालों वाली, जो थाईलैंड से मसाज सीखने के बहाने गई थी, वो एप्स्टीन की कैद में थी. तो उसने कहीं बहाना वगैरह बना के, अगेन आप लोग समझें कि इस ट्रैफिकिंग में फिजिकल कैद भी नहीं रखा होता उनको ना मेंटली और ड्रग्स में और बॉक डाउन करके, उनको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करके कुछ स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप डेवलप कर लेते हैं. एंड सम को तो फिजिकली लिटरली बांधा हुआ होता है, बट यू नो दे डेवलप सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद देम. वो यूजुअली बड़े कमज़ोर बैकग्राउंड्स की ख़वातीन बच्चे होते हैं कि वो भागे हुए होते हैं घर से, कुछ सेक्शुअल अब्यूज़ से, कोई टॉर्चर घर के अंदर होता है, बड़े हॉरिबल यू नो. और इनको ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे, लिखा देंगे. इसी को ये लालची दी हुई थी. एट सम पॉइंट शी वांटेड आउट एंड शी वाज लाइक कैन यू फाइनली गिव मी दैट थिंग जो मैं चाहती थी कि मैं मसाज की एक्चुअल लाइक मसूस और वो ट्रेनिंग लूँ थाईलैंड जाना जाके. वहाँ गई, वहाँ उसने एक ऑस्ट्रेलियन बंदा पसंद किया, उसका रिश्ता तय कर लिया और ऑस्ट्रेलिया भाग गई. तो उसने मेन भांडा उसने फोड़ा है.
मेन भाटा उसने तो तस्वीर प्रोड्यूस की, इसमें वो फेमस तस्वीर है इसमें वो और प्रिंस एंड्रू खड़े हुए हैं और फिर प्रिंस एंड्रू का इंटरव्यू जो होता है और बड़े कन्वीनियंटली, अच्छा अब उस वक्त बड़े कन्वीनियंटली रिवील कर देती है वो हैरी की बीवी कि ब्रिटिश एम्पायर तो रेसिस्ट है, यू नो मेगन मार्कल, और सारी मीडिया अटेंशन वहाँ चली जाती है। प्रिंस एंड्रू के इंटरव्यू हो रहे थे, उसकी इंडाइटमेंट हो रही थी, उसकी सारी लीगल फीस द क्वीन दे रही थी। ये जो क्वीन माता रानी इसको पूछते हैं हमारे इंडिया में लोग, इंडिया पाकिस्तान में लोग पूछते हैं इसको क्या द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो अपने इस बेटे की लीगल केस को लड़ रही थी। दे आर सिक पीपल। उसके सेक्सुअल अब्यूज के केस को बेसिकली अंडर एज मोलेस्टेशन, नो रेप्स पेनिट्रेटिव सेक्स हो रही थी, हाथ उस लगाया था उसने। अच्छा अब ये चीज़ खुल गई है, ये सबके सामने आ गई है कि जनाब जेफरी एप्स्टीन जो है वो दुनिया के वर्ल्ड, एक तो ये चीज़ तय हो गई और वो कन्विक्ट हो गया कि वो ये सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा था, वो बच्चियों को अंडर एज लड़कियों को कलेक्ट कर रहा था, हाँ। बच्चियों को अंडर एज को कलेक्ट कर रहा था। अब उसके साथ साथ अब ये कहानी सामने आना शुरू हो जाती है कि जनाब दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सारे इसके साथ ना प्राइवेट प्लेन पे इसके ट्रिप्स ले रहे हैं और इसके आइलैंड पे जा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है वाइल वो कैद में है। अब इत्फाक से होता ये है कि कुछ अरसे के अंदर ही बिफोर केस जो है वो अपनी कोई कंक्लूजन तक पहुंचता है, जेफरी एप्स्टीन सुसाइड कमिट करता है। हाँ जी, पहले अटेम्प्ट करता है, फिर उसको सुसाइड वॉच पे ले जाया जाता है, और फिर जिसमें पहले जहाँ अटेम्प्ट करता है वहाँ भी कैमरे ख़राब हो जाते हैं, फिर जहाँ वो नए जेल में जाता है वहाँ भी कैमरे ख़राब हो जाते हैं सुसाइड वॉच के अंदर। सुसाइड वॉच एक ऐसे एक सिस्टम होता है जहाँ पे वो फिर ऑब्जर्व करते हैं कि बंदा, और दोनों गार्ड्स हो जाते हैं, नींद आई होती है, और वो अपने आप को लटका लेता है अपनी जर्सी से, जो प्रिजन जर्सी होती है, और उसके जो नेक पे वुंड्स हैं कि टॉप्सी में वो आर नॉट correlated with hanging, it is correlated with garroting, किसी को गर्दन तोड़ के मारना, किसी तार या किसी चीज़ से मारना, नहीं मर्डर हुआ वो आदमी जेल के अंदर। और पूरा मीम भी है, सारे गोरे बनाते हैं जेफरी एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, और इस तरह के जोक्स होते हैं उनके। That is to say that he definitely आपको पता है जो डॉइचे बैंक है, जो जर्मन बैंक है, जो उसकी फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व था, उसकी मनी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व था, लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व था, मशहूर बैंक है डॉइचे बैंक बाय द वे, जो पाकिस्तान में भी होता था एक ज़माने में। उसकी केस को जो सुन रही थी जज साइलस, मैक्सिकन खातून थी, लैटिन डिसेंट की, उनके घर पे एक बंदे ने यूपीएस ड्राइवर बन के, जो उनका डिलीवरी सर्विस है यूपीएस, उसका ड्राइवर बन के आया वर्दी शर्दी पहन के, उसने गोलियां मारी और उनका बेटा कत्ल हो गया, शोहर उनका हुक्म में चला गया, बट लेटर थिंग अल्हम्दुलिल्लाह ही केम बैक एंड शी वाज यू नो। और उस केस का क्या बना अल्लाह जानता है। एंड दैट केस वाज डॉइचे बैंक वाज बीइंग सूड बाय इन्वेस्टर्स कि तुम हमारे पैसे यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, यानी वो अपने आप को बरी करवाना चाह रहे थे जो इन्वेस्टर्स थे डॉइचे बैंक के। एंड वो जो शूटर था ना बंदा, ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। ये बैंक एप्स्टीन को फाइनेंस कर रहा था। इट वाज वन ऑफ द बिग उसका, जहाँ पे वो उसके साथ ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स थे उसके, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे उसके साथ मिलकर। जो बंदा था जिसने शूटिंग की थी वो डिसअपीयर कर गया, और कुछ देर बाद वो मिला मरा हुआ, अगेन उसने भी सुसाइड कर ली थी, और वो एक मेंस राइट्स ग्रुप में था, और वो एक एक्स स्पूक था। वो एक इसराइली कंपनी के लिए काम करता था, वो इस तरह टेक कंपनी जो न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट की एस्पिनाज कंपनीज होती हैं। और उसने क्लेम ये किया था कि मैं इसको इसलिए मार रहा हूँ बिकॉज ये औरत जज है। इस तरह पाकिस्तान में एक बंदा था जिसने कहा था कि इसकी कैफ़े में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है इसलिए मैंने गोली मार दी इसको, याद ही होगा आपको। yes. इफ़ दे थिंक हम ये बिलीव करते हैं चीज़ें तो फिर गुड लक। आई मीन लोग आपके सामने ही है भाई। आपको शायद याद हो हमने एक IMF के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आए थे, हाँ बहुत लाडले हैं हमारे लोग। वो ना बाल की खाल उतारने के चक्कर में ना वो
कि नो IMF इज़ अ ग्रेट, में काश मेरे वालिद होते IMF, उस वाली एनर्जी में चले गए थे वो बच्चे। ओ भाई ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह एक दिन, करीब ईद के बाद इंशाल्लाह। बट ये इंस्टीट्यूशंस बनाए इसलिए गए थे कि एक ग्लोबल पुलिसिंग करने के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू। ये भी हम गलत कहते हैं हमारे मुल्कों में कि ये गोरों की खुशी के लिए। यार गोरे भी अजाब में रह रहे हैं, आप ये बात को समझें। अमेरिका अगर अयाशी कर रहे हैं तो अमेरिका में क्या यार 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, करोड़ बंदा होगा वो, बाकी उनकी इमाम तो रुल रही है। और वो नज़र आ रहे हैं, द क्रैक्स हैव बिगन टू शो उनकी सोसाइटी के अंदर, कहाँ कहाँ लाइन्स ड्रॉ हो रही हैं और कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं। सेम गोज़ विद यूरोप। फ्रांस में आग क्यों लगी हुई है? फ्रांस जो इतना बड़ा दुश्मन है इस्लाम का, इतना सेकुलर वो एक डीमन है और वो इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव, वो वाहिद मुल्क है EU में इसकी फॉरेन पॉलिसी अपनी है, बड़ी उसकी पोटेंशियल है कि वो ख़तरनाक हो फ्यूचर के अंदर। लेकिन और इराक़ में आपके ख़िलाफ़ खड़ा था मुसलमानों के, अफ़गानिस्तान में खड़ा था, और हर वक्त वो रसूलुल्लाह की कोई ना कोई वो शगुफ़ा छोड़ देते हैं रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ और कुछ शरारत कर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई वहाँ क्यों लोगों ने आग लगाई हुई है मुझे आप बताएं? सड़कों में आग लगी हुई है ना इस वक्त, महीना हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, महीने ही हो गए ऑलमोस्ट। वो एक उसने, उनकी पेंशनें जा रही हैं, उनकी लिविंग क्वालिटी ख़त्म हो गई है। दे टू हेट देम। अगर आप देखें, लोगों से कोई नफरत करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं, गाने गाते हैं, खाना खाते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको मोहब्बत होती है, कॉलेज जाते हैं वो, उनको भी लड़की पसंद आती है, बिल्कुल नॉर्मल। ये इनकी हुकूमतों ने और उनके अंदर एलीट्स ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि वो, आई फील लाइक इमरान खान, आई फील लाइक द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस कि PTI सपोर्टर्स को लगता है कि पहली बार दुनिया में ऐसे हुआ है, ये साजिश हुई है। है ना। They almost have a naivete कि like wet behind the ears type, वो like ओ ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ दुनिया में, like ये शुरू से हो रहा है। CIA ने कितने गवर्नमेंट टॉपल किए हैं? 30-40 तो मेरे ख्याल कर लिए उन्होंने, मेरे इल्म में जो है 30-40 तो कर लिए। और ये वो कंस्पिरेटोरियल इल्म में नहीं, ये लाइक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उनकी जो हैं, जो गवर्नमेंट ने रिलीज की है। ये डीक्लासिफिकेशन जो है ना, ये असल में इनकी दिलेरी है, असल दिलेरी इनकी ये। और ये भी लोग समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, नो, ये आपको सुनाना चाह रहे होते हैं तुम्हारे मुल्क में ये बंदे गद्दार हैं, और ये वो आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। जब वो बताते हैं कि हमने ये कू किया था, तो एक तो बताते हैं कि आपको वो मेंटली डिबॉग डाउन कर रहे थे कि हम कितने बड़े ज़मीनी खुदा बने हुए हैं कि हम, और दूसरा बताते हैं कि ये तुम्हारे मुल्क में यहाँ प्रेशर पॉइंट्स हैं, फ्लॉज हैं। वो फॉल्ट लाइन्स को डिस्क्राइब कर रहे थे आपके मुल्क में क्या क्रिएट कर रहे होते हैं वो। तो जब वो लीक करते हैं कि हमने शाह ऑफ ईरान को हमने डिपोज किया था और खुमैनी को हम लाए थे, तो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि ये जो मजहबी रिजीम जो हमारे हाथ से निकल गई है ना, ये भी हमारा ही बच्चा लगाया हुआ है ताकि उनकी पोजीशन ईरान के अंदर डिस्टेबलाइज हो। ये सारी गेम्स होती हैं यार। हाउ डू यू थिंक कि इसके बीच में बैलेंस ड्रॉ करना चाहिए? लाइक ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि हमारे भाई हैं ना, एक सेकंड, हम ये नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो बस टोटली कंस्पिरेटोरियल हो जाएं और हर चीज़ को डाउट, बिकॉज ये भी हो सकता है लोग पागल भी हो जाते हैं, वो हर चीज़ को कंस्पिरेसी बना लेते हैं। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन द कम्युनिटी, इन द कंस्पिरेसी कम्युनिटी। या बिकॉज Why are we acting like ये community है जिसमें it is unspoken community, it's not like a physical community जो like इकट्ठे होती है किसी ग्रुप में, but in people who are more paranoid, schizophrenia का पूरा नाम क्या है? Paranoid schizophrenia, because एक certain amount of paranoia आपके अंदर होना चाहिए in order to question the world and the way things are and ought to be, and एक ज़ाहिर और बातिन का जो फ़र्क है दुनिया में, I don't mean metaphysical sense में, आई मीन लिटरली पर्दे के पीछे क्या हो रहा है रियलिटी में। और हम इन द नो नहीं है, बाय द वे, मैं आप सलमान, वी आर नॉट इन द नो, हम आम लोग हैं। हम ये ग्लिम्पसेस, ये टेस्ट लेते हैं जो हमें मिलता है स्नोडन के थ्रू या विकीलीक्स के थ्रू, या कोई पुराना विसल ब्लोअर आ जाए, हमें इस तरह पता लगता है। तो वी आर नॉट इन द नो, एवरेज पीपल आर नॉट इन द नो। जो लोग इन द नो हैं, आई फील लाइक पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू ये नहीं लगता है बिकॉज वो आपके मामू होते हैं, वो आपके कज़न के बड़े भाई होते हैं, सम चाचा वो पता है मामा, तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के थ्रू हमें चीज़ें पता चली जाती हैं। बट हम कौन है? अपर मिडिल क्लास एंड अबव,
आई डोंट थिंक लोअर मिडिल क्लास ड्राइंग रूमों में सारी ये बातें होनी हैं. द रीज़न वाई देर इज़ नॉट लॉट ऑफ कोहेरेंस जो लोग कंस्पिरेसीज को अस्क्राइब करते हैं या उनके साथ ज़्यादा, इट्स बिकॉज उनकी गलती नहीं है. यू नो, आप इतने अकेले हो, रियली थिंक अबाउट इट, आप इतने अकेले हो ट्राइंग टू फिगर आउट कि वाई थिंग्स आर द वे दे आर. कोई आपको इस सच को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है ड्यू टू पब्लिक सेंशर और डरपोकी या वट एवर. You will get paranoid अकेले इस तरह, you know, knowing about these horrifying sorts of things. Yeah. और हम guess ही कर सकते हैं for the most And part. it's always best guess तक आप limited होते हो, right? तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, there's no way of. and I think knowing some, देखो एक है not knowing at all, वो blissful है, वो जो आम बंदा आपका bliss में होता है, and then knowing some, that I feel like makes you even more sick, और आपको बीमार करती है और परेशान करती है, because knowing some of the picture but not the whole picture makes you, you know, जब आप fill in the gaps अपने जहन के थ्रू करते हो, then you end up with lizard people, you end up with aliens. So like दो I think extremes हैं अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें. एक वो लोग हैं जो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम स्टेटस को बिलीव करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू क्वेश्चन थिंग्स. This is the majority of Pakistan. और फिर दूसरा वो पार्ट है जो लोग बस एब्सोल्युटली इंसेन हो जाते हैं. नहीं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं जो बस कहते हैं कि हर चीज़ यहूदी साजिश है. और यू नो, Actually, I think यहूदी साजिश is such a goofy. Actual conspiracy thinking is very complex. यहूदी साजिश is the उसकी सबसे स्टूपिडेस्ट वर्जन. like can we have conspiracies? No, we have conspiracies at home. You know, यहूदी साजिश ले लो. It's like the like canned meal, like, you know, like powdered box jelly type, like बहुत सबसे घटिया वर्जन है of that kind of. It's lazy thinking basically. हिंदुओं ने कीता हुआ है, यहूदियों ने कीता हुआ है, नहीं, it's lazy thinking. Actual tangible जो conspiracies हैं दुनिया के अंदर वो बहुत खौफनाक है, and they require a serious amount of computing power up here, number one, and number two, they require a lot of like hilm, like आप हिम्मत रखो emotionally. You know, you don't lose your patience and your calm and your wisdom when approaching them. वरना लोग दिल बर्दाश्त हो जाए. जो अगर आप कोई ये पढ़ें चीज़ें और देखें, सर ड्रोन्स की सारी, वो पहले विसल ब्लोअर ने अमेरिकन, उसको मैं नाम भूल रहा बच्चे का, उसने सारी वो ड्रोन फुटेजेस लीक कर दी कि यार ये काम कर रहे हैं हमारे. वो खुद ड्रोन ऑपरेटर था. वो खौफनाक है बड़ी. आप उन्हें देखें, आपको नींद नहीं आएगी. जिस तरीके से इंसानों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक आदमी को आग लग गई है और वो तड़प रहा है और वो चल रहा है और वो फिर रॉकेट मार रहा है. यू सी ऑल दिस थिंग्स. वो बस पे मार रहा है, वो शादी में मार रहा है, वो जर्नलिस्ट पे मार रहा है. यू सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड आई थिंक ये हमारी कौम बर्दाश्त नहीं कर पाई. मेरी वालदा बहुत अनॉय होती हैं मेरे से. आई हैव ऑलवेज वेरी बिन, यू नो, इन्वॉल्व विद, यू नो, इतने सालों से मुझे जानते हो. My mother gets very annoyed. इसलिए क्या हासिल कर लोगे इनको जान के. But I don't know, I feel like some moral almost responsibility. I have no justification for why I behave like this, by the way. भाड़ में कहीं जिम शिम करो, खाओ पियो, रिलैक्स करो, you know. But for some reason मुझे कोई moral drive feel होती है कि अगर मैं जान लूँगा तो somehow, you know, शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो. I don't know. हालांकि it makes zero sense. But खैर, I do try to disseminate these things. मैं लोगों को बताता तो हूँ कि यार ऐसे हो रहा है माशरे में या वैसे हो रहा है, यू नो. ऑन अ लाइटर नोट आई वुड से कि जितना भी कोई दुनियावी तौर पे ताकतवर हो जाए, सबसे ताकतवर जो है वो अल्लाह है. ये रियल बात है कि एंड में अल्लाह ने अपने कदर ही चलानी है अल्लाह ने, और दुनिया जो है वो आपने उससे मायूस नहीं होना, बिकॉज इट्स so fickle and so transitory अल्लाह ने यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा हुआ है हमें, तो we should not be scared. एक बात में लेकिन I am learning these days कि मैं I am very scared. like मैं एक डरपोक फितरत इंसान हूँ नेचुरली. मुझे बुरी लगी ऑब्वियसली, इंसान को अच्छी नहीं लगती ये बात, गुस्सा आता है अपने आप पे, लेकिन आई थिंक आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट. और जितने लोग ये जानेंगे बातें ना कि यार ऐसे गेम ना करो हमारे साथ, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं, यू नो, हाथ पकड़ लेगा यार ये नहीं, मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें XYZ ABC. ठीक, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने यहाँ तक पॉडकास्ट देख ली है तो अपनी
फेवरेट कंस्पिरेसीज जो हैं वो कमेंट्स में छोड़ें. आई वुड लाइक टू नो के लोग जो हैं वो क्या पाकिस्तान में क्या है, दैट्स ट्रू वैसे, क्या उनकी कंस्पिरेसीज हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं. खैर यूट्यूब कमेंट्स में तो आप कर ही सकते हो, आप जो मर्जी लिख दें, हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, यू नो. पॉडकास्ट पे हम नहीं कह सकते. एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू ईद के बाद. आई गेस हमारी अगली पॉडकास्ट रहेगी हैं, तो ईद मुबारक इन एडवांस. इंशाल्लाह ईद मुबारक. अगर नहीं, ये पॉडकास्ट ईद के बाद ही लगेगी, पहले नहीं लगेगी. नहीं तो ईद मुबारक इन रेट्रोस्पेक्ट, इन हाइंडसाइट. सॉरी. ओके ठीक है.